क्या आप लोगों को पता है कि विंडोज चलाने के लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? विंडोज 11 यहाँ पे 1 GB रैम के साथ भी चल सकता है, 1 GHz का प्रोसेसर चाहिए और 64 GB की स्टोरेज चाहिए। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि कितनी कम सिस्टम रिक्वायरमेंट है किसी भी विंडोज लैपटॉप को चलाने के लिए। यार आज के समय में यही हो रहा है कि टेक्निकली 15,000 रुपए के सेगमेंट में अगर किसी ने लैपटॉप बना लिया ना, तो उसमें भी टेक्निकली वो विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे चला सकता है, क्योंकि ज्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने रखी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, तो रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट जानना चाहो कि वो क्या होती है? कम से कम 8 GB से लेकर 16 GB तक की रैम होनी चाहिए, 4 GB का ग्राफिक्स होने चाहिए और यहाँ पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का लेटेस्ट 64 बिट प्रोसेसर आपको देखने को मिलना चाहिए। तब आप इसकी अच्छे तरीके से इसका यूज कर सकते हो। और अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशनल हो तो आपको बेटर प्रोसेसर, मोर रैम और बेटर ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिस कारण से एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे विंडोज लैपटॉप के साथ लिया जा सकता है। और कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि विंडोज ओएस है उसको आप हर एक पीसी में चला सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट इतनी कम रखे कि बिल्कुल ही कचरे से कचरे कंप्यूटर के अंदर भी चल जाए, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया गया कि उसको अच्छे तरीके से यूज करना है। तो यार आपके पास एक बहुत अच्छी मशीन होनी चाहिए। यानी कुल मिला के बात करें कि 15-20 हजार से लेकर उन्होंने 4-5 लाख के जो कंप्यूटर का जो सेगमेंट होता है वो कवर कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बजट लैपटॉप्स की, तब पता प्रॉब्लम क्या आती है कि ज्यादातर बजट लैपटॉप के अंदर कभी भी आपको हार्डवेयर अच्छा देखने को मिल ही नहीं सकता। और उसके पीछे का रीजन बताओ यहाँ पर क्या है। हार्डवेयर अगर अच्छा डालना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रैम होनी चाहिए और इंटरनल स्टोरेज भी फास्ट होनी चाहिए, जो टेक्निकली आपको बजट लैपटॉप्स में कभी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जब भी आप बजट लैपटॉप लेने निकलोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी, चाहे उसके कीबोर्ड में कॉस्ट कटिंग की गई हो या फिर उसके ट्रैक पैड के अंदर कॉस्ट कटिंग की गई हो, मल्टी जेस्चर का सपोर्ट नहीं हो, या फिर स्क्रीन की क्वालिटी इतनी बेकार हो कि थोड़े बहुत एंगल से वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं, रेजोल्यूशन बहुत बेकार हो। यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इन्हीं सब के चलते एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, काफी सारे जो क्रोम बुक्स है वो मार्केट में पॉपुलर हो गए। इवन जो जियो ने अपना जियो बुक निकाला था ना, वो भी कोई ऐसा था कि क्रोम बुक वाली स्पेसिफिकेशन पर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर विंडोज न डालते उन्होंने अपना खुद का AOSP पे बनाई हुई सॉफ्टवेयर को उसको रन कर दिया, ताकि उसको यहाँ पे चलाया जा सके, क्योंकि विंडोज को वो चलाने की हालत में तो था नहीं। और यही एक चीज है यार, मार्केट के अंदर 30,000 रुपए के नीचे अगर आप एक अच्छा लैपटॉप ढूंढने निकलोगे तो बहुत कम चांसेस है मिले। इवन बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो क्रोम बुक्स आते हैं वो एक काफी अच्छी चॉइस बन सकते हैं काफी सारे लोगों के लिए, जिनको सिर्फ बेसिक टास्क करने, वेब ब्राउज करने, सिर्फ उसके लिए। इसके बाद अगर आप विंडोज के अंदर जाओगे ना, तो विंडोज के अंदर ना सारा मामला खाता में 30,000 रुपए के नीचे आप अच्छा एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकते। चाहे हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, या बात करें इसकी थर्मल्स की बात करें, या फिर कोई भी हैवी टास्क की बात करें। यार इंटरनल स्पेसिफिकेशन चीजें इतनी लो होती, इतनी कॉस्ट कटिंग की गई होती है कि आप उसका अच्छे तरीके से यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर आप बोलोगे कि यार अगर हमें लैपटॉप लेना है तो हम कौन सा लैपटॉप ले? यार मेरी रिकमेंडेशन होगी यार 30,000 रुपए के ऊपर का आप लैपटॉप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको बेटर अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी मिलेगी, प्लस अच्छी स्पेसिफिकेशन भी मिल सकती है। लेकिन फिर एक और सवाल आता है, यहाँ पे काफी सारी मार्केट में नई नई कंपनीज आ जाती है जो अपने लैपटॉप को काफी कम कीमत पे बेचती है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकेशन बहुत जोरदार होती है। तो क्या कभी हमें इस चीज को कंसिडर करना चाहिए? वेल सच बताऊं, आप है ना इस चीज को कंसिडर जरूर कर सकते हैं एक बार। लेकिन जो नई कंपनीज के जो नए लैपटॉप्स है, मैं पुरानी रेप्यूटेड कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं उन कंपनीज की बात करता हूँ जो बहुत ज्यादा नहीं है और मार्केट में कुछ करना चाहती है, तो आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन देती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ जगह यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वो कंपनीज भी करती है, चाहे बात करें बिल्ड क्वालिटी में, थर्मल्स में। ये तो ऐसी चीज है जिससे आप लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन शीट पे मेंशन नहीं कर सकते। और कई सारे सस्ते बजट लैपटॉप मैंने ऐसे देखे जिनके अंदर थर्मल्स बहुत पुअर होंगे या फिर बिल्ड क्वालिटी पे बिल्कुल काम नहीं किया गया होगा, और वो सिर्फ 30-35 हजार के। और अगली बड़ी प्रॉब्लम जो नए ब्रांड है ना, इनके साथ इधर है कि वो आफ्टर सेल सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। आफ्टर सेल सर्विस के लिए एक नेटवर्क होना चाहिए सर्विस सेंटर का। अगर आपके पास एक सर्विस सेंटर्स के लिए नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे आप एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से अगर लैपटॉप आप ले रहे हो तो आपको आफ्टर मार्केट रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप खरीदने निकले हो ना, तो आप लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए कि ऐसी कंपनी के ऊपर जाए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके। अब ऑब्वियसली मार्केट के अंदर लेनोवो है, असूस है, एसर है, HP है, डेल है और ऑब्वियसली एप्पल है। ये कुछ 5-6 ऐसी कंपनी जो सालों से है, तो इनको यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इनके भी बजट में ऐसे लैपटॉप्स आते हैं जो काफी ज्यादा बेकार होते हैं। 30-35 हजार के ऊपर आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही लैपटॉप्स के बारे में बात करें तो कुछ लैपटॉप के रिकमेंडेशन अगर देनी हो तो दे सकता हूँ। जैसे बजट में असूस के वीवो काफी अच्छी चॉइस बना सकते हैं। 40-45 हजार में लगभग 50,000 रुपीज के सेगमेंट में सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 देखने को मिल सकता है। गेमिंग करनी है तो 50,000 के अपर सेगमेंट में लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग है। 60,000 में HP का विक्टस आपको देखने को मिल सकता है। तो हाँ, ये कुछ ऐसे लैपटॉप है जिनको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इनके कुछ जो लिंक रहेंगे ना, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगली चीज रहती है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको मैकबुक लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एप्पल
एप्पल देखा जाए तो मैकबुक एयर काफी अच्छे तरीके से उसने बना रखा है और आज भी अवेलेबल है, जबकि 4 साल हो जाएंगे उसे लॉन्च हुए यहाँ पे। तो एक बता देना चाहूंगा, मैकबुक एयर M1 आज के समय में अच्छी चॉइस हो सकता है, तो इसके बारे में वीडियो बनाया, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पे एप्पल के लैपटॉप्स अच्छे होते हैं, लेकिन एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं बहुत ज्यादा प्रीमियम होते हैं और उनके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन कम से कम उसके अंदर आपको ये सेंस मिलेगा कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, एक अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, ट्रैकपैड होगा, जो लैपटॉप के अंदर बेसिक चीजें होंगी ना वो सारी अच्छी मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और मैं ये कभी नहीं कहता लोगों को कि यहाँ पे जो लोग है वो 1 लाख रुपए के ऊपर खर्च करे किसी भी लैपटॉप के अंदर, अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आप जा सकते किसी प्रोफेशनल लैपटॉप के ऊपर, किसी हाई एंड गेमिंग लैपटॉप के ऊपर या कोई भी मैकबुक प्रो के ऊपर, क्योंकि लिटरली आप उसको प्रोफेशनली यूज करने वाले हैं। लेकिन 99% यूजर्स के लिए जो लैपटॉप्स आपकी लिटरली सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो, सब 1 लाख रुपए के नीचे आ सकते हैं। इवन 1 लाख रुपए भी एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, वो भी तब जब आपको कोई मैकबुक खरीदना है या फिर कोई अच्छा तगड़ा गेमिंग पीसी खरीदना है, गेमिंग लैपटॉप खरीदना है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 30,000 रुपए के नीचे इतना इनोवेशन की चीजें नहीं है, लेकिन 50-60,000 रुपए के ऊपर मैं देख रहा हूँ तो लैपटॉप के प्रोसेसर में चीजें नहीं आ रही है। खास तौर पे इंटेल अल्ट्रा कोर सीरीज के बाद यहाँ पे आपको AI वाली परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जिसके अंदर लैपटॉप में आप AI रन कर सकते हो लोकली यहाँ पे, और ऐसे ही आने वाले समय में चीजों में और बदलाव आएंगे। तो दोस्तों यार ये थी कोई कहानी इन लैपटॉप्स के बारे में कि क्या बजट लैपटॉप से प्रॉब्लम है और क्या लेना चाहिए। बाकी कुछ सिलेक्टेड लैपटॉप्स होंगे तो उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो अगर आपको चेकआउट करना है तो उन्हें कर सकते हैं। बाकी आप लोग कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं नीचे कमेंट जरूर बताइए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।